हम अभी हेता स्किन हेयर लेसर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक के डॉक्टर विष्णु भाई पटेल से मुहासे के बारे में बातचीत करेंगे। सर, मुहासे होने की वजह क्या है? मुहासे होने का बेसिक 3 कॉज है। एक, हार्मोनल चेंजेस जो प्यूबर्टी के साथ में शुरू होते हैं। सेकंड, तैली ग्रंथियां जो सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं उसकी हाइपर एक्टिविटी। थर्ड, वो तैली ग्रंथियां में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, संक्रमण होना। उसके अलावा जो ऑलरेडी एक्नी है उसको एग्रेवेट करने के लिए और कई बार एक्नी करने के लिए भी कुछ अदर फैक्टर से वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कुछ ड्रग्स जो हम लेते हैं या कुछ केमिकल्स जो हम चेहरे पे लगाते हैं, ओरली स्टेरॉइड की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की टैबलेट्स जो लेते हैं, कुछ एप्टोइन है, कुछ आइसोनियाजेड है, कुछ ओसिपिल्स है, उस टाइप की ड्रग्स एक्नी करती है जो जरूरी भी कई बार होती है। टॉपिकल में कई बार कोई एलर्जी के हिसाब से कुछ दवाइयाँ लगाई जाती है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग से या अपने समझ से कुछ दवाइयाँ जो चेहरे पे लगाते हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड केमिकल होता है, वो लगाने से भी चेहरे पे एक्नी होते हैं। कुछ कॉस्मेटिक जो रूटीन में हम लगाते रहते हैं, जो कॉस्मेटिक कॉमेडोजेनिक होते हैं उससे भी पिंपल्स आते हैं। फेशियल ऐसी जो ट्रीटमेंट हम कराते हैं तो वो भी कई बार पिंपल्स करते हैं। चेहरे पे हम जो रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाते हैं और एज एक्नी वाली एज, जवानी की उम्र चल रही है, तो उस टाइम में पिंपल्स आने का चांस थोड़ा बढ़ता है। तो मॉइस्चराइजर ज्यादातर नॉन कम्युनोजेनिक मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ता है। वेदर की कई बार इफेक्ट आती है, ह्यूमिड वेदर है, ज्यादा भेज है वातावरण में, ज्यादा गर्मी है, तो उस टाइम एक्नी एग्रावेट होते हैं। स्ट्रेस, मानसिक तनाव से भी एक्नी एग्रावेट होते हैं। और लास्टली सर्टेन फूड्स वो भी एक्नी को एग्रावेट करते हैं। और फूड्स एंड एक्नी उसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी है, लेकिन जो कुछ संबंध तय हुआ है उसमें हाई ग्लाइसेमिक जो डाइट है, शुगर का लेवल जिसमें ज्यादा होता है उससे थोड़ा चांस रहता है। ब्रेड है, क्रैकर्स है, व्हाइट फ्लोर, व्हीट का व्हाइट फ्लोर जो होता है वो भी है। जंक फूड से भी एक्नी बढ़ते हैं, स्पाइसी फूड से भी एक्नी बढ़ते हैं। कोई रिलेशन नट्स से भी कहीं पर देखा जा रहा है। जो मिल्क या बेकरी प्रोडक्ट्स है उससे भी थोड़ा एक्नी को देखते हैं कि थोड़ा एग्रावेशन होता है। सर, मुहासे के प्रकार कौन से हैं और शरीर के किस भाग पे होते हैं और किस एज में होते हैं? मुहासे के उसके दिखाव के हिसाब से अलग अलग प्रकार है, जैसे कि कॉम्बिनेंस होते हैं, वो व्हाइट कॉम्बिनेंस और ब्लैक कॉम्बिनेंस होते हैं। पेप्यूल्स होते हैं जो दाने की तरह दिखते हैं। पुस्ट्यूल होते हैं जो पस वाले होते हैं। और नोडुलोसिस्टिक होते हैं जो सबसे बड़ी साइज के गठन टाइप के होते हैं। मुहासे शरीर के चेहरे के अलावा पीठ पे, छाती पे, हाथों के पोर्शन में भी देखे जाते हैं। और मुहासे की जो एज है वो 10 साल से शुरू करके 30 साल की बड़ी रेंज है कि जहां पे हम देखते हैं कि पिंपल्स होते हैं, मुहासे होते हैं। 15 से 25 के बीच में मैक्सिमम हम देखेंगे कि जिनको पिंपल्स होते हैं। कई बार पिंपल्स लेटर ऑन भी शुरू होते हैं, एडल्ट एज में शुरू होते हैं। तो जैसे कि 30 साल के बाद पिंपल्स आते हैं, एडल्ट एक्ने बोलते हैं। तो कई बार 40 साल तक भी हम देखते हैं कि पिंपल्स आते रहते हैं। सर,
मुहासे की सारवार क्या है? मुहासे की जो ट्रीटमेंट है उसका कोर्स जो होता है ऑन एन एवरेज 4 महीने से 6 महीने की रेंज में रहता है। मुहासे की मात्रा के हिसाब से वो टाइम पीरियड थोड़ा आगे पीछे रहता है। मुहासे में टॉपिकल मतलब लगाने वाली दवाइयाँ और मुहासे में ओरल मेडिसिन मतलब खाने की गोलियां, इस टाइप का कोर्स रहता है। मुहासे में टॉपिकल में फेमस मॉलिक्यूल है जो सालों से चलते अभी भी काम करते हैं, जैसे कि बेंजोल पेरोक्साइड है, टेटिनोइन है, आइसोटेटिनोइन है, एडापेलिन है। ओरल एंटीबायोटिक में क्लिंडा, नेडिफ्लॉक्सासिन है, मेट्रोनिडाजोल है, मिपिरोसिन है, फ्यूसिडिक एसिड है, मिनोसाइक्लिन है। ऐसे टॉपिकल एंटीबायोटिक बेंजोल पेरोक्साइड या एडापेलिन या टेटिनोन के साथ में कॉम्बिनेशन में चेहरे पे लगाए जाते हैं। सैलिसिलिक एसिड भी इसमें उपयोग में ली जा रही है। ओरल में भी जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, आइसोटेटिनोइन, मिनोसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, ये ओरल मेडिसिन है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये स्पेशलिस्ट के गाइडेंस में हमें करनी चाहिए। ये आपके ध्यान के लिए प्रोडक्ट बताई है। इसमें ओरल और टॉपिकल जो ट्रीटमेंट है इसके साथ में हम कुछ प्रिकॉशन भी रखेंगे खाने का, और जो वजह बताया। सर, मुहासे मिटने के बाद उसके दाग के उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुहासे 100% कंट्रोल में आ जाए उसके बाद में कई बार उसके रेडिश स्कार होते हैं। ज्यादातर लोग उसको उसके काले दाग समझ के चलते हैं। वो रेडिश स्कार है, वो थोड़ा हील होने में, मिटने में टाइम लेते हैं। जो काले निशान बनते हैं, पिंपल्स कंट्रोल होने के बाद काले निशान बनते हैं, तो उसके लिए हम काले दाग के लिए ग्लाइकोलिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, कोजिक एसिड है। ऐसी सेफ्टी वाली जो पिगमेंटेशन की जो मॉलिक्यूल्स है, केमिकल्स है, उसकी जो ट्यूब अवेलेबल है उसको हम पिंपल्स की दवाइयों के साथ में यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगा। सर, मुहासे की विशेष सारवार क्या है? कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी है, जैसे कि चेहरे पे पिंपल्स के लिए अलग अलग टाइप के पीलिंग्स किए जाते हैं। सैलिसिलिक एसिड पीलिंग है, ग्लाइकोलिक एसिड पीलिंग है, मेंडेलिक एसिड पीलिंग है, येलो पील है। ऐसे लेसर ट्रीटमेंट भी है। अलग अलग टाइप के मशीन से चेहरे पे लेसर ट्रीटमेंट भी होती है, जिससे कि पिंपल्स कंट्रोल में रहते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि जो कोर्स है पिंपल्स का, सारवार का, वो शॉर्टन हो जाता है। सर, मुहासे के गड्ढे में बारे में बताओ। चेहरे पे पिंपल्स आने के बाद पिंपल्स के जो निशान बनते हैं, मतलब गड्ढे जो बनते हैं, वो गड्ढे अलग अलग टाइप के होते हैं। गड्ढे की सारवार नॉर्मल लेवल पे है तो कंटिन्यूअसली लगाने से लॉन्ग टर्म धीरे धीरे कुछ कम जरूर होते हैं, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, जैसे कि CO2 फ्रैक्शनल लेसर है, माइक्रोनीडलिंग RF है, PRP ट्रीटमेंट है, डर्मारोलर ट्रीटमेंट है या सब्सिजन ट्रीटमेंट है। पीलिंग ट्रीटमेंट भी गड्ढों के लिए कुछ लेवल तक यूजफुल होता है। तो इस टाइप की अलग अलग ट्रीटमेंट है जो करनी पड़ती है। इसके कॉम्बिनेशन में ही ट्रीटमेंट होती है और ये ट्रीटमेंट काफी टाइम लेती है। उसके मंथली या डे मंथली इसके सेशन चलते रहते हैं। सर, मुहासे की सारवार में क्या
असर होती है? मुहासे की सारवार सालों से चलती है, ऐसे लॉन्ग टर्म सेफ्टी है, लेकिन ये एक्सपर्ट की एडवाइस से करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसमें जो लगाने वाली कुछ केमिकल है, जो लगाते हैं तो चेहरे पे सेंसिटिव कुछ लोग होते हैं तो लगाते हैं तो चमड़ी लाल होनी, चमड़ी ड्राई होनी, चमड़ी पे जलन होना, और कई बार चमड़ी पिल ऑफ भी होती है, खुजली भी आती है, इरिटेशन भी होता है। तो इस टाइप की जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादातर रात को ही लगाई जाती है। ये केमिकल धूप की एलर्जी करते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम इसको रात को ही लगाने का रिकमेंडेशन भलामन करते हैं। ओरल में जो आइसोडेटिनोइन मेडिसिन है उसमें सबसे बड़ी जो बात ध्यान रखनी है कि कोई भी फीमेल्स है और मैरिड है और प्रेगनेंसी की संभावना है तो वो मेडिसिन वो नहीं ले सकती है। यदि उन्होंने वो दवाई लिया है तो उसको 3 महीना का अंतराल के बाद ही वो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हैं। ओरल आइसोडेटिनोइन की गोलियां लेने के बाद होठ सूखने का, शरीर की चमड़ी सूखने का, ये बहुत कॉमन है और विंटर में ये सब ज्यादा परेशान करते हैं। तो इस टाइप की परेशानी में होठ पे दिन में जरूरत के हिसाब से वेसेलिन या जो भी लिप गार्ड है उसको लगाते रहना चाहिए और बॉडी के अंदर स्किन मॉइस्चराइजर लगाते रहना चाहिए। कभी ज्यादा परेशानी रहे तो कुछ टाइम के लिए आइसोडेटिनोइन का डोज कम या उसको बंद भी करनी चाहिए। सर, मुहासे में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमने शुरू में जो बात किया कि मुहासे के बेसिक कॉज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो एग्रेवेटिंग फैक्टर है उसमें हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। वो चीज़ों को हम थोड़ा अवॉइड करें। खाने में जो चीज़ें हमको लगती है कि इससे पिंपल्स बढ़ते हैं तो उसको थोड़ा हम नियंत्रण में रखें। हम चेहरा ज़्यादा ऑयली होता है तो दिन में 3 या 4 बार एक्ने के जो साबुन है या तो उसके जो फेस वॉश है इससे वॉश करते रहें। हम चेहरे पे माथे में से जो ऑयल लगते हैं, हेयर ऑयल, वो ज़्यादा चेहरे पे आए नहीं, उसका भी ध्यान रखें। हम गर्मी के अंदर ज़्यादा पर्सपीरेशन होता है तो चेहरे को पानी से वॉश करके, फेस वॉश से वॉश करके थोड़ा स्पॉन्ज करते रहें। हम धूप में निकलते हैं तो चेहरे को टोपी या रुमाल या दुपट्टा या जरूर लगे। तो सनस्क्रीन जो एक्ने नहीं करे उस टाइप की जो सनस्क्रीन है, नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन है, नॉन ऑयली सनस्क्रीन है, उसका उपयोग करते रहे। हम नाखून से पिंपल्स को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करें और हो सके हेल्दी डाइट लें और माइंड को थोड़ा स्ट्रेस कम रखें, फ्रेश रखें।